हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के प्रशासनिक ढांचा के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक ढांचा देश के राजनीतिक व्यवस्था में यदि आमूलचूल भी परिवर्तन होता है तो उस दिशा में भी प्रशासनिक संस्थाएं बनी रहती है। इस प्रकार से प्रशासनिक संस्थाएं समाज की कई अन्य संस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक अस्थायी होती है। भारतीय लोक प्रशासन भी इस नियति का अपवाद नहीं है। जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के साथ इसने एक नवीन संविधान को अंगीकार किया था। लेकिन यह प्रशासनिक व्यवस्था जो इस नवीन अर्थात नए गणराज्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली थी, वह पूर्ववर्ती अर्थात पूर्व के ब्रिटिश सरकार से विरासत में ली गई थी। भारतीय संविधान के अनुरूप इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। यह प्रशासनिक व्यवस्थाएं कई स्तरों पर भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर की गई है। तो याद रखेंगे कि यह प्रशासनिक व्यवस्था जो है कई स्तरों पर भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान बनने के पश्चात अर्थात संविधान बनने के बाद प्रशासन के स्वरूप, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के संचालन, समन्वय एवं प्रशासन पर केंद्रीय स्तर पर तालमेल स्थापित करने के लिए राज्य सचिवालय का गठन किया गया था। अब आइए पढ़ते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला पॉइंट है, बिहार में संविधान के अनुरूप लोकहित के अर्थात लोगों के हित के सुविधा के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई है अर्थात बनाई गई है। राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। उसे मंत्रालय अर्थात जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, द्वारा राज्य प्रशासन संचालन के संबंध में सलाह दी जाती है। मंत्रिपरिषद राज्य व्यवस्थापिका का अंग होता है। तो याद रखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है किसका अंग होता, तो व्यवस्थापिका का, तथा यह इसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। सरकार का कार्य मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। उन्हें एक या एक से अधिक या फिर एक का छोटा भाग उनके प्रभार में दिया जाता है। अर्थात विभिन्न मंत्रियों को सरकार का कार्य दिए जाते हैं, वह या तो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा या फिर किसी कार्य का एक छोटा सा भाग ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक मंत्री को समान कार्यों वाले कई विभाग दिए जाते हैं। वह विभाग का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है। विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है जो कैरियर लोक सेवा है। तो याद रखेंगे विभाग का प्रशासनिक सचिव कौन होता, तो कैरियर लोक सेवक। सचिव अपने मंत्री का प्रमुख सलाहकार, अपने प्रभार वाले विभागों का अध्यक्ष है तथा वह
राजनीतिक प्रधान द्वारा बनाई गई नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वयन अर्थात काम इस पर करता है। अतः व्यवस्थापिका की समितियों में अपने विभागों का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक विभाग में अधिकारी तथा कार्यालय होता है। विभाग में क्या होगा? तो अधिकारी होंगे और कार्यालय होंगे। अधिकारियों में सचिव के अतिरिक्त उप सचिव, अवर सचिव तथा सहायक सचिव भी होते हैं। कार्यालय में अधिकारी और कार्यालय के अतिरिक्त उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव होते हैं। ये सभी जो हैं कार्यालय व्यवस्था के अधीन होते हैं। अब है सचिवालय। तो आइए समझते हैं अब सचिवालय के बारे में। सचिवालय शब्द विभिन्न विभागों की उस जटिल संरचना को कहा जाता है जिसमें विभागों के प्रशासनिक प्रधान, सचिव तथा राजनीतिक प्रधान होते हैं। तो सचिवालय किसे कहते हैं? तो जिसमें विभागों के प्रशासनिक प्रधान होंगे, जहां सचिव होगा तथा राजनीतिक प्रधान होते हैं। सरकार का कार्य मंत्रियों को आवंटित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सरकार का कार्य किसे आवंटित किया जाता है। आवंटित यहाँ बांटना, तो मंत्रियों को। विभाग के मंत्री अपने विभाग के सचिव के माध्यम से उसे क्रियान्वित करते हैं। कार्यपालिका विभागों पर सचिवालय नियंत्रित रखती है। तो याद रखेंगे कि कार्यपालिका विभागों पर कौन नियंत्रण रखता? तो सचिवालय। इस तरह सचिवालय में प्रकार्यों के केंद्रीयकरण का कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सचिवालय राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। तो कौन जो है राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है? तो इसका उत्तर है सचिवालय है। राज्य व्यवस्था तथा प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित सभी कार्यों का नीति निर्धारण, निर्देशन तथा क्रियान्वयन सचिवालय से ही होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नीचे आता है। तो याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नीचे कौन आएगा? सचिवालय, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। राज्य प्रशासन की शीर्ष अर्थात सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सचिवालय। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता? तो मुख्य सचिव, जो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार तथा राजनीतिक प्रधान अर्थात मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करता है। मुख्य सचिव का नियंत्रण सचिवालय के समस्त विभागों पर होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इनका मुख्य कार्य नीति निर्धारण, विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन करना, क्षेत्रीय नियोजन एवं परियोजना निर्माण करना, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाना, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, समन्वय तथा दायित्वों के निर्वाह में विभागीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों एवं उप मंत्रियों का सहयोग करना इसका प्रमुख कार्य है। बिहार में सचिवालय की स्थापना 1912 में की गई थी। तो याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बीपीएससी काफ़ी बार पूछता है। तो इसे याद रखेंगे कि बिहार में सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो 1912 में। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार राज्य का सचिवालय पटना में अवस्थित है।
जो राज्य का प्रशासनिक केंद्र है। सचिवालय में प्रत्येक विभाग का प्रधान अर्थात सचिव कहलाता है, जो IAS होता है। अर्थात सचिवालय में जो प्रत्येक विभाग का प्रधान होगा वो क्या कहलाता, वह सचिव कहलाता, और यह सचिव जो है IAS होता है। राजनीतिक प्रधान अर्थात मुख्यमंत्री का भी अपना एक सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रधान मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होता है। यह सचिवालय मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के संपादन अर्थात उनके कार्यों को करने में सहायता करता है। अब हम लोग मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, तथा इसका नियंत्रण सचिवालय के समस्त अर्थात सभी विभागों पर होता है। मुख्य सचिव प्रशासन व्यवस्था को नेतृत्व प्रदान करता है। मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार अर्थात सलाह देने वाला होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता, अर्थात मुख्य सचिव का यह भी कार्य है कि वह जो है मंत्रिमंडलों की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करे और इन बैठकों का प्रबंधन करे, ताकि इसकी समस्त अर्थात सभी गतिविधियों के अभिलेख का रखरखाव रखा जा सके। मुख्य सचिव समस्त विभागीय सचिवालय में सामान्य परिवीक्षण एवं नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य की समस्त प्रशासनिक इकाइयों पर मुख्य सचिव का नियंत्रण रहता है। आगे है राज्य में पुलिस प्रशासन की संरचना। सबसे ऊपर रहेंगे आर्ट्री पुलिस महानिर्देशक DGP, उसके बाद सहायक DGP, उसके नीचे IG आते हैं, उसके नीचे DIG, फिर उसके नीचे SP और उसके नीचे पद है DSP का, उससे DSP के नीचे पद है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से नीचे का पद सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर से नीचे का पद ASI और ASI से नीचे का पद हवलदार है और उसके नीचे सिपाही। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को 9 मंडलों में और 38 जिलों में 101 अनुमंडलों में 534 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। तो याद रखेंगे कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। वहीं बिहार के जिलों की संख्या 38 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है और बिहार के प्रखंडों की संख्या 534 है। अब हम लोग प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल अर्थात कमिश्नरी होता है। अर्थात प्रमंडल जो है केवल एक जिला नहीं होता, बल्कि यह एक से अधिक जिलों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसके प्रशासनिक प्रमुख को आयुक्त या फिर प्रमंडल आयुक्त कहते हैं। अर्थात प्रमंडल के प्रमुख को क्या कहेंगे, तो आयुक्त या फिर प्रमंडल आयुक्त। प्रमंडल के अंतर्गत अनेक जिला पदाधिकारी होते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे कि प्रमंडल के अंतर्गत जो है बहुत सारे जिला पदाधिकारी आते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वे 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं। तो उनके नाम है क्रमशः मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोशी और दरभंगा। अब है जिला। तो आइए समझते हैं जिला के बारे में। राज्य में क्षेत्रीय व्यवस्था की सबसे
मुख्य इकाई जिला है। तो राज्य की क्षेत्रीय व्यवस्था की सबसे मुख्य इकाई कौन है? तो जिला। जिला का मुख्य जिलाधिकारी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट होता है। जिला का मुख्य कौन होगा? तो जिलाधिकारी, जिसे हम लोग जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जिला स्तर के विकास, प्रशासन, कल्याण से संबंधित अनेक विभागीय पदाधिकारी होते हैं। अर्थात जो जिला का हेड होता अर्थात जिलाधिकारी, उसके नीचे कई स्तर के विकास को देखने के लिए पदाधिकारी होते हैं। यह जिला के सभी कार्यों के बीच समन्वय उपस्थित करता है। अर्थात यह जिला के सभी कार्यों को आपस में समन्वय करता है। राजस्व एकत्र करना, जमीन का रिकॉर्ड तैयार करवाना, सर्वेक्षण करवाना एवं भू सुधार का क्रियान्वयन करवाना है। जिलाधिकारियों के रूप में यह जिला की कानून व्यवस्था एवं प्रशासन व निर्देश देने का भी कार्य करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जिलाधिकारी राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है, जबकि वे अधिकारी जिनके ऊपर वह नियंत्रण एवं परिवीक्षण करता है वे विभिन्न विभागों के होते हैं। जिला प्रमुख के रूप में जिलाधिकारी अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अंतर संबंधों के एक जाल के रूप में संलग्न अर्थात जुड़े होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, सबसे ऊपर राज्य सरकार, उसके बाद उसका सलाहकार मुख्य सचिव, फिर उससे नीचे है संभागीय आयुक्त और फिर उसके नीचे जिलाधिकारी जो जिला का प्रमुख होता है। बिहार में 38 जिले हैं, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। आप लोग यहाँ इसे पढ़ लें या बोलिए तो हम लोग आइए एक बार पढ़ ही लेते हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, पटना, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, ये सभी थे बिहार के कुल 38 जिले के नाम। अब हम लोग बिहार के अनुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जिला प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थात अच्छे ढंग से चलाने के लिए जिलों को कई अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। इसका प्रधान अनुमंडलाधिकारी होता है। जिस प्रकार जिला का प्रधान जिला पदाधिकारी होता है, उसी प्रकार अनुमंडल का प्रधान अनुमंडलाधिकारी होता है, जो जिलाधिकारी को सहायता करने वाला अधिकारी होता है। अनुमंडल प्रशासन जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग जानते हैं कि राज्य में सबसे ऊपर जिला होगा और जिला से नीचे जो है अनुमंडल होता है। अर्थात ये जो अनुमंडल अधिकारी हैं किसकी मदद करेंगे? तो जिला पदाधिकारी की। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुमंडलीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ मिली होती है। इसे विधि प्रशासन, प्रशासन संबंधी राजस्व प्रशासन एवं विकास प्रशासन का कार्य करना पड़ता है। बिहार राज्य में कुल 101 अनुमंडल हैं। अब हम लोग
सर्किल तथा प्रखंड के बारे में पढ़ेंगे। अनुमंडल को 2 या फिर उससे अधिक राजस्व सर्किल में बांटने की व्यवस्था है। अब क्या किया गया, याद रखेंगे कि सबसे ऊपर जिला, उसके नीचे अनुमंडल, अब उसके नीचे जो है सर्किल या फिर प्रखंड आता है। अर्थात अनुमंडल को भी 2 या उससे अधिक राजस्व सर्किल में बांटने की व्यवस्था है। कुछ सर्किल एवं प्रखंड एक समान होते हैं। सर्किल का मुख्य सर्किल अधिकारी अर्थात सीओ होता है। सर्किल का जो मुख्य अधिकारी होगा उसे क्या कहेंगे, तो सीओ। सर्किल अधिकारी पर भू राजस्व, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा का दायित्व रहता है। अर्थात सर्किल अधिकारी का क्या कार्य है, तो भू राजस्व, भू रिकॉर्ड तथा सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा करना। प्रखंड कई गांवों व पंचायतों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रखंड जो है कई गांव और पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है। प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नियुक्त रहता है जो अपने प्रखंड में कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों में नेतृत्व प्रदान करता है। अर्थात यही जो है प्रखंड का प्रमुख कौन होगा, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, यही जो है विकास कार्यों में नेतृत्व करता है। कहाँ, तो गांव और पंचायतों में। वह प्रारंभिक शिक्षा, कृषि विकास, पशुधन विकास, प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, राहत एवं पुनर्वास जैसे कार्यों को अपने प्रखंड में करवाता है। प्रखंड के अंतर्गत गांव व पंचायत आते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, जिनमें अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सर्किल अधिकारी ग्राम स्तर कर्मचारियों के द्वारा विकास एवं व्यवस्था से संबंधित दायित्वों का निष्पादन करते हैं। प्रखंड में एक प्रखंड समिति होती है जिसका प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड समिति कृषि सुधार, शिशु सुधार, पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य तथा अन्य ग्राम सुविधा विषयक कार्यक्रमों का संचालन करता है। बिहार में 534 प्रखंड है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब है ग्राम पंचायत। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में सबसे निचले स्तर पर सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत द्वारा गांव का प्रबंध, विकास या फिर कल्याण व सुविधा आदि के कार्य किए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत में क्या होता, तो ग्राम पंचायत में गांवों का प्रबंधन देखा जाता, उनका विकास देखा जाता, उनके कल्याण एवं सुविधा आदि के बारे में यहाँ ग्राम पंचायत में कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, तो मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। तो ग्राम पंचायत में क्या है, तो एक ग्राम कचहरी होता है जहां गांव के आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता है। बिहार में 8,474 ग्राम पंचायतें हैं। अब है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य वह प्रशासन जो नगर पालिकाओं, नगर निगमों
उन्नयन न्यासों, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों, छावनी बोर्डों, आवास परिषदों, नगर आयोजनों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों आदि के रूप में नागरिक जीवन की सुविधाओं से संबंधित है। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था नगर पालिका की स्थापना से प्रारंभ हुई है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था किसकी स्थापना से प्रारंभ हुई? तो नगर पालिकाओं की स्थापना से। नगर पालिका के गठन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिक सुविधा का निर्माण एवं उसका रखरखाव करना है। तो नगर पालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो स्थानीय नगर सुविधाएं हैं उनका निर्माण करना और जो भूतपूर्व बने हुए हैं उनका रखरखाव करना। 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया था। बिहार में 13 नगर निगम, 46 नगर परिषदें और 84 नगर पंचायत है। इन सभी डाटाओं को आप लोग याद रखें, यह जो है पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार में स्थानीय प्रशासन 2 रूपों में विभाजित है। कौन कौन? तो पहला है नगरीय और दूसरा ग्रामीण प्रशासन। अब है स्थानीय प्रशासन। नगरीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नगर पालिका भारत के उन शहरों में है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो और 5 लाख से अधिक हो। तो याद रखेंगे कि नगर पालिका किन शहरों में है? तो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम और 5 लाख से अधिक हो। बिहार में आज़ादी के समय लगभग समस्त शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी, नगर पालिका का गठन किया जा चुका है। अब आगे है, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत शहरी स्तर पर सर्वप्रथम 1687 में नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। फिर से, भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत शहरी स्तर पर सर्वप्रथम 1667 में की गई और नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? तो मद्रास में। इसके बाद मद्रास के बाद कलकत्ता में और बम्बई में 1726 में नगर निगम स्थापित किया गया था। वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में स्थानीय स्वशासन के वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव लाया गया और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय प्रशासन पर एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। विकेंद्रीकरण पर हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक रॉयल आयोग का गठन 1907 में किया गया था। तो याद रखेंगे कि विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल आयोग का गठन कब किया गया? तो 1907 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो हॉब हाउस की अध्यक्षता में। जिसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय शासन को जिला प्रशासन से मुक्त अर्थात अलग कर नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था। बिहार सरकार ने नगर पालिकाओं का संगठन 1922 में बिहार और उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को राज्यों का विषय बना दिया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिकाओं की स्थिति मजबूत करने तथा इन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो देश में 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में 13 नगर निगम। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 13। 46 नगर परिषद हैं, 84 नगर पंचायत है। बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य सरकार पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है। तो याद रखेंगे कि बिहार सरकार का जो नगर विकास एवं आवास विभाग है वह क्या करता? तो राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए नगर पालिकाओं को राज्य सरकार की स्वीकृति से नियम बनाने का अधिकार है। तो याद रखेंगे कि किस प्रावधान के तहत जो है नगर पालिकाओं को नियम बनाने का अधिकार है? तो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर निगम के बारे में। राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था तथा सुविधाओं के निरीक्षण के लिए नगर निगमों का गठन किया गया है। इसका अधिकार क्षेत्र नगर पालिकाओं से अधिक बड़ा है, अर्थात यह नगर पालिका से अधिक बड़ा है। यह शहरी स्थानीय शासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर निगम राज्य के उन्हीं नगरों में स्थापित किए गए हैं जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम किंतु 10 लाख से अधिक थी। जबकि हम लोगों ने नगर पालिका में पढ़ा था कि जहां की जनसंख्या 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम हो वहां नगर पालिका होगी, और जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक और 20 लाख से कम होगी वहां नगर निगम होगा। नगर निगम की संरचना निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है, अर्थात नगर निगम किसके द्वारा बनता? तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक महापौर अर्थात मेयर एवं एक उप महापौर अर्थात डिप्टी मेयर को चुनते हैं। बिहार में नगरों में नगर निगम की स्थापना की गई है। उनके नाम है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा आदि, अर्थात और भी इनके अलावा कई नाम हैं। ये सभी जो हैं नगरों में नगर निगम, इन सभी शहरों में जो है क्या है नगर निगम स्थापित है। बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत हुई थी। पटना नगर निगम का गठन निगम परिषद, निगम समितियां तथा प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारियों को मिलाकर हुआ था। पटना नगर निगम का क्षेत्रफल 109.218 वर्ग किलोमीटर है। इसे 72 वार्डों में बांटा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पटना नगर निगम को कुल कितने वार्डों में बांटा गया? तो 72 वार्डों में। पटना बी श्रेणी का शहर है। कुल होल्डिंग 1,48,157 है। पटना नगर निगम का महापौर अर्थात मेयर शहर का प्रधान व्यक्ति होता है।
इसका आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, किसके आय के स्रोत, तो नगर निगम के आय के स्रोत जो है विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान है। अर्थात अनुदान मतलब जो सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कमिश्नर कहलाता है। तो नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन है, तो कमिश्नर। निगम के सारे प्रशासनिक कार्य कमिश्नर के नियंत्रण में ही किए जाते हैं। अब है उन्नयन न्यास। यह छोटे नगरों के आधुनिकीकरण, सफाई, स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा योजनाबद्ध तरीकों से निर्णय के कार्य करती है। अब है क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। बिहार के कई नगर विकसित होकर बड़े नगर का रूप ले लिए हैं। अतः पटना, मुजफ्फरपुर आदि बड़े नगरों में उन्नयन न्यास का स्थान क्षेत्रीय विकास प्राधिकारियों ने ग्रहण कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे छावनी बोर्ड के बारे में। छावनियाँ केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं, अर्थात जहाँ जो है केंद्र अपना शासन चलाता। यह प्रतिरक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होता है। सैनिक छावनी क्षेत्र में गैर सैनिक भी प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए 1924 में सुरक्षा दृष्टिकोण के मद्देनज़र 1924 में छावनी अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत सैनिक छावनी के प्रबंध के लिए छावनी परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसको अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। आगे है छावनी परिषद पेयजल, सफाई, जल निकास, सौंदर्यीकरण, जन मृत्यु पंजीकरण, प्रकाश की व्यवस्था करना आदि कार्य करती है। तो ये सभी जो था क्या था, तो छावनी परिषद के कार्य थे। छावनी परिषद पर पंचायती राज अधिनियम, नगर पालिका या फिर नगर निगम की कोई भी धारा लागू नहीं होती, क्योंकि इस पर जो है केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। बिहार में दानापुर छावनी बोर्ड कार्यरत है। अब है छावनी बोर्ड में कुल सदस्य निर्वाचित तथा कुछ सदस्य नामित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल जब तक छावनी परिसर में रहते हुए पद पर होते हैं, अर्थात जब तक वे छावनी परिसर में रहते वे तब तक ही उस पद पर होते हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष उस एरिया को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव चुने गए सदस्यों में से किया जाता है। अब है अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो इसका पहला पॉइंट है नगरपालिका क्षेत्र में विकसित हो रहे नए क्षेत्र जो नगरपालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते, वे सभी जो है अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में नागरिक सुविधा हेतु सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन करती है। उन्हें अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों को नगरपालिका के समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके दूसरे पॉइंट हैं सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की समिति में नामित किया जाता है। समिति का अध्यक्ष सरकारी पदाधिकारी होता है। राज्य सरकार इसे भंग भी कर सकती है। तो इसे याद रखेंगे कि राज्य सरकार जो इसे भंग भी कर सकती है। समिति उन सभी कार्यों को पूर्ण करता है जो नगरपालिका द्वारा अपने क्षेत्र में करता है। अब है नगर पंचायत। बिहार में कुल 84 नगर पंचायतें हैं। इनका कार्य अपने क्षेत्र में सफाई, स्वास्थ्य,
जन्म मृत्यु का विवरण तैयार करना, पेयजल सुविधा, विद्युत की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अन्य तरह के नागरिक सुविधा एवं कल्याण संबंधी कार्य करना, ये सभी जो है नगर पंचायत के कार्य हैं। नेक्स्ट है नगर परिषद। बिहार में 46 नगर परिषद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। राज्य की सबसे निचले स्तर की प्रशासनिक इकाई को हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत के कुल 6 अंग होते हैं। उनके नाम है ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम कचहरी। ये सभी जो हैं ग्राम पंचायत के कुल 6 अंग हैं। ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी का प्रमुख मुखिया होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता, तो मुखिया। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। दूसरा है ग्राम कचहरी आपसी मतभेदों झगड़ों का निपटारा करती है। इसमें सरपंच सहित 9 पंच होते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को एक ग्राम रक्षा दल गठित करने का अधिकार दिया गया है। गांव के सभी योग्य व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है। इस दल का प्रमुख दलपति कहलाता है। ठीक है। आगे है ग्राम पंचायत के कार्य। तो इनके कार्य हैं भूमि विकास, भूमि सुधार करना, भूमि संरक्षण के कार्यों में सरकार और पंचायत समिति की सहायता करना, स्वयं सहायता समूह का गठन करना, प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन एवं प्रबंधन करना, ग्रामीण सड़क, पुल और अन्य यातायात की साधनों को संरक्षित अर्थात सुरक्षा करना, कुटीर उद्योग संबंधी कार्य, बजट संबंधी कार्य व प्रोत्साहन स्वावलंबी की ओर ग्रामीणों को क्रियाशील करना, जन्म मृत्यु विवाह का निबंधन, विधि व्यवस्था के संबंध में प्रशासन को मदद आदि करना, ये सभी जो थे ग्राम पंचायत के कार्य थे। तो आज यहाँ ख़त्म हुआ बिहार का प्रशासनिक ढांचा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।